स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेल साहू आज एक नए चैप्टर के साथ 34 के पाए आए हैं और वो चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे कि हमने अभी तक दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा और कई बार वो प्रीवियस ईयर में चाहे फॉरेन कंट्री हो या फिर इंडिया की बात करें, हमारे न्यू दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है। हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का भी डिस्कशन हमारे लिए चल रहा है। और एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई वाले कर सकते हैं, सीबीएसई आईसीएसई के दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में स्किल बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वैसे हमारे पास भी यहाँ क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलिए टॉपिक पे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रोडक्शन से, हेल्थ से जुड़ी चीजें बताई गई हैं, थोड़ा कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताया गया है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ चीजें दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और वो भी हमारा चला प्रैक्टिस पेपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। लेकिन हमारे ऐसे वीडियोस को पाने के लिए, लेक्चर्स को पाने के लिए हमारे चैनल आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करें, एंड जो भी हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं वो लाइक शेयर मारे, बस इतना ही काफी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर भी हम लेके रखे हुए हैं, जहां पर कि आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आंसर को ढूंढने में। एक परफेक्ट आंसर आपको यहाँ मिलता है। आपसे मैंने कई बार भी कहा है कि कई क्वेश्चंस हम स्किप कर देते हैं बीच में। रीजन क्या है कि वो क्वेश्चन एज इट इज आप पढ़ चुके हैं वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में, इसलिए कुछ क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की वैरायटीज को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस पे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो पहला क्वेश्चन आता है, नेम एन आईयूडी दैट यू वुड रिकमेंडेड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू स्पर्म। देखिए आईयूडी का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। तो आईयूडी को हम बोलेंगे इंट्रा यूटेरिन contraceptive devices, intrauterine contraceptive devices। तो ये तो आईयूडी को बेसिकली हम इसको यूज करते हैं कि इस हमारा प्रेगनेंसी सेफ रहे, हम प्रेग्नेंट ना होने पाए। ऐसी चीजों के लिए यूज करने के लिए हम इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस के बारे में चर्चा करते हैं। एक तरीके के ये हमारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो the hormone releasing IUDs, example progesterone, LNG-20, and recommended to promote the cervix hostility to sperm। cervix hostility का मतलब ये है कि वहां पर रोका जाए, स्पर्म एंटर ना करने पाए, कर भी जाए तो मारे जाए। तो the hormone releasing IUDs, progesterone, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, LNG-20 are recommended to promote the cervix hostility to sperm। क्लियर? तो यहाँ पर IUD से याद रखिएगा कॉपर टी, LNG-20 एग्जांपल आपको पहले बता देना हूँ, LNG-20 का एग्जांपल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉपर टी भी मिल जाती है, कॉपर का एक मेटल का बना हुआ टी शेप में हमारा ये डिवाइस होता है। स्टेट 1 रीजन व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज अ नेचुरल कंट्रासेप्शन फॉर द मदर। डेयरी 2014 में पूछा गया। चलिए देखते हैं। डेयरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा। देखिए मैं यहाँ पर अपनी चीज कुछ ऐड करता हूँ। जब एक बेबी अब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट फीडिंग से फीमेल के निपल से सेंसेशन जनरेट होता है। इस सेंसेशन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप हो जाने के कारण हमारे एंडोमेट्रियम में न्यू लेयर नहीं बनती, जिससे कि कोई भी हमारा बेबी जाइगोट कंडीशन पे आकर अटैच नहीं होगा, कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा। हम इसके लिए एक टर्म भी यूज करते हैं, उस टर्म को बोलते हैं एमनोरिया। एमनोरिया एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम दिया गया जो कि एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है। नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है एमनोरिया, इस प्रोसेस को नाम देते हैं। चलिए देखते हैं। सिंस लैक्टेशन
वीक फीडिंग को लैक्टेशन भी कहते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी डिलेज द ऑनसेट ऑफ or rhythm of the menstruation and ovulation cycle due to the interference of hormones। जैसे मैंने बताया कि सेंसेशन से हार्मोन रिलीज होते हैं और ये हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकते हैं। Therefore, the chances of conception are nil during this period। Example up to 6 months। 6 month के टाइम में बेबी अगर मिल्क फीडिंग कंटिन्यूसली करता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी में एक्ट एज अ नेचुरल कंट्रासेप्शन फॉर मदर। ओके, तो नेचुरल कंट्रासेप्शन में आप ये मेथड बोलेंगे और इस मेथड को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एमनोरिया। क्या बोलेंगे, एमनोरिया। एमनोरिया इस मेथड का नाम होता है। Mention one positive and one negative application of amniocentesis। तो आपसे बात करें, पहले दिल्ली में 2010 पूछा गया amniocentesis क्या है, इसकी बात करते हैं। amniocentesis एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक बेबी के सेल्स को, डेड सेल्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो डेड सेल्स बेबी से पर्टिकुलर नहीं निकाल आता है, बेबी मदर के वॉर्म में फ्लोट करता रहता है और मदर के वॉर्म में एक फ्लूइड फील होता है, इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उस बेबी के सेल्स होते हैं, हम बेबी के सेल्स से उसके डीएनए निकाल करके उसके जेनेटिक चीजों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को समझ सकते हैं। लेकिन इसको बैन किया गया उन लोगों के लिए जो सेक्स डिटरमाइन करने की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी बेबी में 23rd पेयर क्रोमोसोम पे XY मिल गया तो वो मेल हो गया, XX मिल गया तो वो फीमेल हो गया। हमने इस प्रोसेस को नाम दिया एमनियोसेंटेसिस। ओके, एप्लीकेशन ऑफ एमनियोसेंटेसिस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव एप्लीकेशन, इट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज एनी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस। बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए जानने के लिए हमें इसे बताया यूज करते हैं। नेगेटिव एप्लीकेशन, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस एंड लीड्स टू फीमेल फोर्टिसाइड्स। फीमेल फोर्टिसाइड जो हमारा फीटस है बेचारा, अगर आपने सेक्स पता कर लिया तो आपने क्या किया, उसको मार दिया। ये नेगेटिव फीडबैक है, इस चीज पे गवर्नमेंट ने बैन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ट्यूबेक्टोमी कंसीडर्ड कंट्रासेप्टिव मेथड। अरे कंट्रासेप्टिव मेथड है ये। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या लिया गया, ट्यूबेक्टोमी का मतलब लिया गया है आपका फैलोपियन ट्यूब से। और अभी आपने लास्ट लेक्चर पे फैलोपियन ट्यूब के बारे में जाना था कि फैलोपियन ट्यूब इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी जब ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो हमने क्या किया, इसको कट एंड टाई किया। जब कट एंड टाई किया तो अब ओवम फैलोपियन ट्यूब के पास तक लास्ट तक नहीं पहुंच पाएगी और स्पर्म भी टकरा नहीं पाएंगे, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। आपने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो कोई मैटर ही नहीं है। इसलिए ट्यूबेक्टोमी इज considered as a conservative method। तो in ट्यूबेक्टोमी a small fallopian tube or oviduct is tied up to block the transport sperm so as prevent fertilization, so it is considered as a contraceptive method। How does copper T act as an effective contraceptive for human females? देखिए कॉपर टी वैसे बताया है क्या है, आईयूडी है, मेटल्स के बने हुए हैं। तो कॉपर टी इज एन इंट्रायूटेरिन डिवाइस दैट सर्व्स एज एन इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव इन द फॉलोइंग वेज। क्या है, इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर स्पर्म को खाया जाने लगेगा, जैसे डब्ल्यूबीसीज एंटीजेंस को खाते हैं। तो जैसे डब्ल्यूबीसीज एंटीजेंस को खाते हैं वैसे हमारे स्पर्म को खाया जाएगा। किसके थ्रू, आयंस के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बोला है फैगोसाइटोसिस। सेकंड, कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स एंड देयर फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। कॉपर टी दूसरा काम ये करता है कि स्पर्म की मोटिलिटी को वीक कर देता है। जिन दो कारणों से कॉपर टी एक अच्छा डिवाइस माना गया है। बट इसके एक नेगेटिव फीडबैक बता दें आपको, क्वेश्चन आगे मिल सकता है। नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो कॉपर टी एक मेटल का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है और मेटल का बना हुआ डिवाइस, मेटल का बना हुआ डिवाइस एलर्जी क्रिएट कर सकता है। तो हो सकता है जिनको मेटल से एलर्जी हो उनके लिए कॉपर टी नुकसानदायक है, क्योंकि ये एलर्जी क्रिएट कर सकता है। Why do some women use सहेली पिल्स? पिल्स एक ओरल पिल्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम दवा के एज अ मेडिसिन खाते हैं। सहेली बहुत ही बढ़िया रही इंडिया में, एक ऐसा पिल्स जो कंट्रासेप्शन में यूज करी जाती है। इसमें भी हार्मोन्स
कंपोजिशन पाए जाते हैं, हार्मोनल कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो रीजन टू यूज सहेली पिल्स बाय वुमेन आर मेनली टू प्रिवेंट कंसप्शन बिकॉज इट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल कंपोनेंट। नॉन स्टेरॉइडल कंपोनेंट कंटेन करता है जिससे कि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। इज वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक बार खानी है। हैज हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू विद फीवर साइड इफेक्ट्स देन अदर ओरल पिल्स। अदर ओरल पिल्स कंपैरिजन में सहेली में कम साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं। इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को ये इनहिबिट करता है, तभी तो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mention any two events that are inhibited by the intake of oral contraceptive pills to prevent pregnancy in humans। तो oral contraceptive prevent pregnancy in humans by, चलिए देखते हैं by के बाद आंसर क्या है मेरे भाई। ये इनहिबिशन द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। अब यानी जो भी हमने अगर पिल्स खाई तो पिल्स काम क्या करती है, तो पिल्स पहला काम करती है एफएसएच को इनहिबिट करती है। एफएसएच के बारे में हमने जाना हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आपके हार्मोन है, फॉलिकल्स को प्लॉट करते हैं। निकलो, अब अगर फॉलिकल्स रिलीज होंगे, फॉलिकल्स अगर रिलीज हो गए तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फॉलिकल तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा। इसलिए इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ एफएसएच को इनहिबिट करेगा। एलएच फॉर्म एंटीबायोटिक, एलएच को इनहिबिट कर देगा। भाई दोनों लोग इनहिबिट, एलएच को रिस्पांसिबल ओव्यूलेशन के लिए, एलएच रिस्पांसिबल होता है, दोनों को इनहिबिट करेगा। दूसरा काम इनहिबिशन द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, दूसरा क्या करता है, इनहिबिट करता है स्पर्म को यूट्रस में जाने से। कोई भी हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं देगा यूट्रस को। क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन रीजन फॉर अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। अभी मैंने आपको बताया कि एमनियोसेंटेसिस को क्यों बैन किया गया है। एमनियोसेंटेसिस को बैन करने के पीछे एक कारण रहा है हमारे पास, और वो कारण ये रहा है कि एमनियोसेंटेसिस के थ्रू जेंडर पता लगा लेते थे हम फीटस का, एंड अगर वो फीमेल है तो उसको मार दिया जाता था, यानी फीमेल फर्टिसाइड्स करते थे। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बैन लगाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। धरती पे लड़की और लड़कियां एक जैसे हैं, एक जैसे काम है, फंक्शन है दोनों के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नाउ डेज ये साबित भी हो रहा है कि गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं कंपैरिजन टू मेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे और 2 मार्क के क्वेश्चन में चलते हैं, कदम रखते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन पर कदम रखते हैं। तो आ जाइए। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, देखिए क्वेश्चन रिपीट मार गया। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, क्वेश्चन रिपीट कर गया, वही पूरा क्वेश्चन जो भी पढ़ के आए। हाउ इज मिसयूज्ड, तो फीटिसाइड्स में, फोर्टिसाइड्स में मिसयूज किया जाता है इसका। व्हाट डू ओरल पिल्स कंटेन, ओरल पिल्स क्या कंटेन करता है, हाउ डू दे एक्ट एज इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव्स। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द हार्मोनल कंपोजिशन, ये हार्मोनल है, नेम द हार्मोनल कंपोजिशन ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स। ये भी क्वेश्चन दोनों से मैच करता हुआ देख लीजिए, जहां इस पे आंसर वही आपका है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन पाया जाएगा, प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, दोनों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों पाए जाएंगे। कह रहा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल रखता है या तो प्रोजेस्ट्रोजन्स या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन्स कॉम्बिनेशन। क्या करते हैं ये, इनहिबिशन करते हैं एवोल्यूशन को, ओवुलेशन नहीं होगा, इनहिबिटिंग करेंगे इम्प्लांटेशन को, altering the quality of cervical mucus to prevent or stop the entry of sperm। ये सर्वाइकल जो है कि हमारी बर्थ कैनाल होती है, उस बर्थ कैनाल पे म्यूकस को सेक्रेट करेंगे जिससे कि स्पर्म एंट्री ना कर सके।
वाई कॉपर टी, देखिए कॉपर टी पे आ जाइए। कॉपर टी का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। वाई कॉपर टी कंसीडर्ड, वाई copper tea considered, why copper tea is considered a good contraceptive device to space children। देखिए अभी क्वेश्चन है बेटा, बिकॉज कॉपर टी एक डिवाइस है जो यूट्रस में यूज किया जाता है, जो इनहिबिट करता है प्रेगनेंसी को। ये क्वेश्चन लेगा। Inserted expert by the function of releasing copper ions which reduces the sperm motility and fertilizing capacity of sperm। ओके, क्वेश्चन रिपीट करा, देखिए आप क्वेश्चन रिपीट करना चालू हो, जैसे ही आप पढ़ जाते हो 8-10 क्वेश्चन पढ़े, फिर वो क्वेश्चन रिपीट मारने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर आप क्वेश्चन की वैरायटी को मैच करें, क्वेश्चन की वैरायटीज को देखिए। नेम एंड ओरल पिल, आप देखिए ओरल पिल का नाम पूछेगा तो सिंपल से बता दो, सहेली बता दो। सहेली एक ओरल पिल है। कंट्रासेप्टिव बाय ह्यूमन, एक्सप्लेन हाउ डज इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, सीधे वही आंसर आपको, क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। चलिए अब देखिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होना चालू होते हैं। अब अगर आप थोड़ा स्पीडली देखें तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना चाहते हैं, देखिए। डिस्क्राइब द लैक्टेशनल एमनोरिया, देखिए एमनोरिया के अभी हम लास्ट में पढ़ के आए हैं, MENORRHOEA, स्पेलिंग बड़ी अजीब से, एमनोरिया मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्या कर रहा था लैक्टेशन, जब बेबी 6 मंथ तक लगातार मिल्क फीडिंग करता है, लैक्टेशन करता है, तो बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस कारण जो हमारी लेडी है वो लेडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी और ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इज व्हाई कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। चलिए रेट करिए, देखिए आप थोड़ा रेट करिए, देखते रहिए। लैक्टेशन एमनोरिया रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओके। फर्स्ट, ओव्यूलेशन एंड अदर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रीस्ट फीड हर चाइल्ड चेंजेस द कंसेप्शन और नील, हाउएवर दिस मेथड इज जनरली रिलायबल अप टू ओनली 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि 6 महीने तक बेबी दूध पिएगा, 6 महीने तक रिलायबल है, अदरवाइज नहीं। हाउ डू कॉपर टी एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs एक्ट एज कंट्रासेप्टिव। अभी इसको भी हमने सॉल्व किया है, नहीं लगता है, देख लीजिए आंसर आपके सामने है। IUDs, कॉपर टी या कॉपर 7 release copper ions which suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm। हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी हैं, जैसे प्रोजेस्टासर्ट नाम है, क्या IUDs का नाम है, LNG-20 हो गया, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट, ये हमारे क्या है IUDs है। ये भी इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को, मेक द सर्विक्स अनरिस्पेक्टिव टू स्पर्म्स, मेक द यूट्रस unsuitable for implantation, increase phagocytosis of sperm within the uterus। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 पे। व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, फिर से एमनियोसिंथेसिस, जहां जहां वो हमारा मैं आर राइट कर रहा हूं, रिपीट मार रहा है क्वेश्चन। एमनियोसिंथेसिस फिर से आ गया, यानी कि अगर देखा जाए तो इस चैप्टर पे अगर हम जिस हिसाब से मैंने अपने फंडे बनाए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रखने, तो आप देखेंगे चैप्टर बहुत घूम रहा है एमनोरियल, लैक्टेशनल एमनोरिया के पास और एमनियोसेंटेसिस के पास। तो आप इसी तरीके से कैप्चर करिए कि जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चैप्टर में इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस अलग है। मैं वही आपको यहाँ दिखाऊंगा। देखिए एमनोरिया एमनियोसेंटेसिस में फिर आ गया, एंड व्हाई हैज गवर्नमेंट इंपोज्ड अ स्टैट्यूटरी बैन। अभी पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फॉरेन कंट्री में पूछा गया था, अभी क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो इसका आंसर भी वही लिखना है, कोई जरूरत नहीं है इसको फिर से। फिर से देखिए क्वेश्चन, व्हाई सहेली अ वेल एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव पिल। क्यों सहेली एक एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव पिल है, क्योंकि सहेली के बहुत सारे फंक्शन से हफ्ते में एक बार खानी है, लेस एलर्जिक है, एलर्जी नहीं क्रिएट करेगी, है ना। तो देखिए कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल कंपोनेंट, once a week, has high contraceptive value and favor साइड इफेक्ट्स है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर होते हैं तो इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसलिए सहेली को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भाई सहेली थोड़ा हटे, तो हम अगले क्वेश्चन में पहुंचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग हार्मोन। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग इंटरफेरेंस डिवाइसेस। बार बार मैं इस क्वेश्चन को रखता हूं कि आप देख लें क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है, और अभी भी इस क्वेश्चन को देख करके आप इसको ना लर्न करें तो बेवकूफी होगी, क्योंकि यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हो सकता है या होना भी है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। कॉपर टी, वही सारा क्वेश्चन है। देखिए हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है हमारा, प्रोजेस्टेरोन, पूरा क्वेश्चन वही रखा हुआ है। LNG20 आपसे पूछ रहा है, इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन को, मेक द सर्विक्स अनरिस्पेक्टिव टू स्पर्म्स बिकॉज़ म्यूकस का सर्विक्स पे डिपोजिशन हो जाएगा, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये सारे काम कर देगा। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस स्पर्म को खाने की बात करता है। अब देखिए आगे ना, एक्सपैंड आईओडीज, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, ये मैंने आपको बताया था। Intrauterine devices. Why is hormone releasing IUD is considered a good contraceptive to space? तो क्यों है? क्योंकि भाई ओव्यूलेशन को स्टॉप करेगा। सारी क्वेश्चंस को अगर आप एक बार लर्न कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बार बार रिपीट मारना है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, प्रोजेस्टेरोन, LNG20, काम वही है, इनहिबिट ओव्यूलेशन, मेक द सर्विक्स अनरिस्पेक्टिव टू स्पर्म, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर मदर। अगर आप देखें तो चीजें यही लर्न हो जाती हैं, क्वेश्चन ये 3 बार रिपीट करके आपको लर्न हो गया। इनहिबिट कर रहा ओव्यूलेशन को, मेक द सर्विक्स अनरिस्पेक्टिव, और मेक द यूट्रस अनसुटेबल, दोनों में कर दीजिए। हाउ डू सर्जिकल प्रोसीजर प्रिवेंट कंसेप्शन इन ह्यूमंस, मेंशन द वे दैट इज अचीव्ड इन ह्यूमन मेल्स। चलिए देखिए ह्यूमन मेल और फीमेल की दोनों की बात कर डालते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर पाया जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, और इस वास डिफरेंस का फंक्शन होता है कि कैरी करता है स्पर्म। ये स्पर्म को एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा के पास ले जाने की, यूरेथ्रा के पास लाने से आउटसाइड ऑफ द बॉडी ला सके। हम इस स्पर्म को कट कर देते हैं, इस वास डिफरेंस को कट करेंगे एंड टाइट करेंगे। जब कट एंड टाइट किया, किसको किया? वास डिफरेंस को। तो वास डिफरेंस का हमने वास ले लिया, बन गया वैसेक्टोमी, बन गया वैसेक्टोमी। तो मेल्स में वैसेक्टोमी एक परमानेंट मेथड है, एक सर्जिकल मेथड है, जिसके थ्रू स्पर्म को प्रिवेंट करते हैं, जाने से रोकते हैं, और जब जाएगा नहीं तो वहीं पर फैगोसाइटोसिस होता है और डाइजेस्ट कर लिया जाता है। सेम चीज अगर फीमेल करेंगे तो मैंने बोला फीमेल में फैलोपियन ट्यूब का भी मैंने लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन भी किया है। बार बार उसी क्वेश्चन को हम बोले ये जरूरी नहीं है। रीजन क्यों है? क्योंकि हमें समय भी बचाना है, एक लेक्चर में चैप्टर को फिनिश करना है हम लोग आज। तो फैलोपियन ट्यूब को कट किया तो बन गया, ट्यूब से लिया गया ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब पे हो रहा है फीमेल में, एंड मेल में वास डिफरेंस को कट किया तो वैसे टॉमी। अब याद रखिएगा ये पूरा क्वेश्चन है। सर्जिकल प्रोसीजर प्रिवेंट कंट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग गैमेट ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन मेल्स। सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। इन दिस सर्जरी a small part of the vas difference is removed. स्मॉल पार्ट, वास डिफरेंस का बहुत सा छोटा पार्ट रिमूव करेंगे एंड टाइट कर देंगे अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के पास एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, हल्का सा ऑपरेशन में आपका कट एंड टाइट कर दिया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और क्वेश्चन चलते हैं। Question is,
Identify A, B, C. Identify A, B, C and D in the following table with reference to birth control. अब देखिए बर्थ कंट्रोल में अगर डायाफ्राम की बात करें तो डायाफ्राम में हम फीमेल कॉन्डोम को यूज करते हैं, तो ए पे हम फीमेल कॉन्डोम या बैरियर मेथड लिख सकते हैं, बैरियर मेथड। ओके, अगर हम बात करें फीमेल स्टरलाइजेशन, तो फीमेल स्टरलाइजेशन आपको पता है फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। सहेली इज अ ओरल पिल, Saheli is a oral pill and copper T is a intrauterine devices। ऐसे कर लिया आपने, हो गया, ठीक है। अब आ जाइए 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। चलिए 3 मार्क्स क्वेश्चन में चलिए, थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए, इफ इम्प्लांटेशन, सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन को समझें। If implantation of better technique and new strategies are required to provide more efficient care and assistance to people, पहली मतलब कह रहा अगर implantation better technique है, implementation अगर एक बेहतर टेक्निक है, तो लोग किस तरीके के असिस्ट करते हैं मेथड को, then why is there a statutory ban on amniocentesis। फिर से amniocentesis लेके छोड़ दिया इसने, यानी amniocentesis तो कॉपी खा जाएगा अपनी। और अच्छी बात है, बार बार अगर हमसे मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मुलाकात हमसे करेंगे, तो मुलाकात करने की बारी हुई तो फिर से हम amniocentesis पे इस क्वेश्चन पे आर मारते हैं, फिर से इनको आर देते हैं, रिपीट मार रहा है क्वेश्चन फिर से। Implementation of better technique and new studies are required to provide more efficient care and assistance to people, then why is there a statutory ban on amniocentesis? When write the use of this technique and the give reason to justify the ban। कह रहा implementation दे रहा है, अगर amniocentesis जैसी टेक्निक का पता चल गया जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया तो आप अच्छे से जानते हैं। गवर्नमेंट इसलिए बैन कर रहा है क्योंकि एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को लिया गया, अच्छी चीज के लिए लिया गया, एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया, एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी के डेड सेल्स को निकाला, डेड सेल से निकाल करके उसके डीएनए के जेनेटिक डिसऑर्डर पता किया, उसका इलाज किया। लेकिन अब लोग उसके 23rd पेयर क्रोमोसोम को देख करके उसके जेंडर को आइडेंटिफाई करने लगे, और जब उसके जेंडर को आइडेंटिफाई करने लगे तो बवाल हो गया, फीमेल फोर्टिसाइड्स होने लगा, यानी कि बच्चों को मारना, अबॉर्शन होने लगा, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। सारा आंसर वही मिलेगा, आंसर आपको देख कर कुछ समझ जरूरत है, जो मैंने बोला वही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए हम काम करते हैं, बट विद द मिसयूज ऑफ दिस टेक्निक टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द फीटस, इसलिए इसको बैन किया गया। अ वुमन हैज सर्टेन क्वेरीज, A woman has certain queries as listed below। कुछ query हम देखते हैं भाई। Before starting with contraceptive pills, contraceptive pills के पहले कुछ certain queries है, क्या है? पहला, what do contraceptive pills contain and how do they act as contraceptive। पहली बात तो contraceptive pills contain क्या कर रहा है, तो भैया मैं तो इस पे आर लिखता हूँ, हार्मोन्स रिपीट मार रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस, ये केमिकल देते हैं। कैसे करते हैं, तो इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, देखिए क्वेश्चन रिपीट मारेंगे, इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन एनर्जी। तो मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि इस चैप्टर पे केवल 3 क्वेश्चन पे आपको 3 हेडिंग्स पे चर्चा करनी है। पिल्स पे कर लीजिए, लैक्टेशनल एमनोरिया पे कर लीजिए और एमनियोसेंटेसिस पे कर लीजिए। आप देखेंगे इस चैप्टर में इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन घूमेंगे। तो कितना अच्छे तरीके से अगर देखें तो एक चैप्टर में अंदाजा लगा सकते हैं हमें क्या पढ़ना चाहिए, और चीज़ें हमें उस चैप्टर में मिल जाती हैं। जैसे आप हमारे साथ इस पेज पे चल रहे हैं और इस लेक्चर में आप एक चैप्टर के पूरी क्वेरी को खत्म कर रहे हैं, क्लियर। फिर आपसे दूसरी बात कहता है, व्हाट शेड्यूल शुड बी फॉलोड फॉर टेकिंग दिस पिल्स। इस पिल को खाने के लिए कैसा आपको ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए
ये नया है इसलिए इसको न्यू कर देते हैं, न्यू पे कर देते हैं। तो द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आर टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है ली जाती हैं फॉर 20 डेज के लिए। कुछ पिल्स हैं जो आपको 21 डेज के लिए लेनी पड़ेगी। प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के फर्स्ट 5 डेज में आपको लेना है। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 to 7 डेज the process is to be repeated in the same pattern again for 21 days। तो जब आपके menstrual cycle चल रही है, ओके, तो आपको आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 डेज 5 से 7 दिन के बीच में इसको ले लेना है। 5 से 7 दिन के बीच में हर 21 दिन के बीच 21 दिन में जो आएगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 to 7 डेज के बीच में ले लेना। ओके, सेकंड थिंग, This schedule is to be followed till the women want to avoid consumption। तब तक वो खाती रहे जब तक उनको कंजम्पशन नहीं चाहिए, बेबी नहीं चाहिए। Name any 2 copper releasing IUDs। Name any 2 copper releasing IUDs। Name any 2 copper releasing IUDs। देखिए 2 copper releasing IUD के नाम बताने तो ये कॉपर टी कॉपर 7 सिंपल सी बात है। कॉपर टी कॉपर 7 और मल्टी लोड एंड मल्टी लोड 375 ये भी देख लीजिए। मल्टी लोड 375 ऐसा लगा ऐसे कोई बंदूक की गोली हो। मल्टी लोड 375 लेकिन भैया ये पिल्स है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज आर कॉपर टी कॉपर 7 ये नया था इसको ऐड कर लीजिए उसमें। कॉपर टी कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। Copper releasing IUDs act as effective contraceptives in human females by increasing phagocytosis of sperms within the uterus. The copper ion released suppresses sperm motility as well as their fertilizing capacity. Okay? चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Name and explain the surgical method advised to human males and अब देखिए सर्जिकल मेथड क्वेश्चन फिर से इसको मैं आर दूंगा। सर्जिकल मेथड मेल में होता है तो ट्यूबेक्टोमी सॉरी फीमेल में होता है तो ट्यूबेक्टोमी, मेल में होता है तो वैसेक्टोमी। क्वेश्चन अभी जस्ट रिपीट कर रहा है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही, कोई नई चीज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 25। A pregnant human female was advised to undergo MTP। एक प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल को एडवाइस किया गया एमटीपी। तो चलिए एमटीपी कुछ बात हो जाए। एमटीपी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन के लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज किया गया एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूज किया गया, ये प्रोसेस एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। एबॉर्शन के नाम से। अभी जब एबॉर्शन के नाम से जाना जा रहा है तो सिंपल सी बात है, एबॉर्शन में भी क्या होता है, एबॉर्शन में आपका हमारा एक तरीके से देखा जाए तो फोर्टिसाइड ही होता है, यानी कि बेचारे हमारे फीटस को मारा जाता है। ओके, इसी का साइंटिफिक टर्म मेडिकल टर्मिनेशन हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट ह्यूमन मेल को एडवाइस किया था एमटीपी के लिए, लेकिन एक साथ याद चीज आपके लिए, एमटीपी आप कभी भी नहीं कर सकते। एमटीपी के लिए हमारे पास एक टाइम डिसाइड होना चाहिए। कुछ चीजें जोड़ रहा हूँ क्वेश्चन से लेकर के। एमटीपी पे एक टाइम डिसाइड होना चाहिए जो हमारे पास 12 वीक्स का होता है। अगर आपको एमटीपी करानी है तो 12 वीक्स के भीतर कराइए, अदरवाइज ये जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी मदर को और हमारे बेबी को। 12 वीक्स पे पहले कराना होता है
वो भी कब कराएंगे जब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मौजूद होता है, तो आज के टाइम में। पहले के टाइम में मुंह उठाया हो गया बाहर, आज के टाइम में नहीं। तो सेफ जो पीरियड माना जाता है एमटीपी के लिए 12 वीक्स, एंड इस पीरियड के बाद कराते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए अब मैं क्वेश्चन समझने पड़ते हैं, आपको समझ में आएगा। A pregnant human female was advised to undergo MTP, ठीक है भाई कर रही है। It was diagnosed by her doctor that the fetus she is carrying has developed from a zygote formed by an XX egg fertilized by the Y carrying sperm. Why was she advised to undergo MTP? क्यों MTP? क्योंकि आपने पता है कि अगर एक बेबी को अच्छे से रहना है तो उसके बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम होने चाहिए। यहाँ पे कोई अकॉर्डिंगली टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो एग फर्टिलाइज हुआ उसके पास XX क्रोमोसोम आ गया ऑलरेडी, एक क्रोमोसोम ज्यादा होना क्या चाहिए, एक जाइगोट में हमेशा, गैमेट में हमेशा एक क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉइड कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। आप सोचिए अगर इससे स्पर्म फ्यूजन कर रहा है तो स्पर्म का Y है, फ्यूजन कर रहा है तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, XXY, यानी 23rd पेयर पे इतने क्रोमोसोम हो जाएंगे। एक जीन्स के कम ज्यादा होने से बॉडी में टेंशन हो जाती है, एक म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे तो एक पूरा क्रोमोसोम ही बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, ऐसे बेबी को जेनेटिक सिंड्रोम होंगे, डिसऑर्डर होंगे, जिसका डॉक्टर एडवाइस करता है कि इस बच्चे को पैदा करना गलती होगी क्योंकि इसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक तरीके से गलत होगा बच्चे के साथ, तो ऐसे बच्चे को प्लीज एमटीपी करना। अब देखिए, in this case zygote will be XXY and will develop into a male with Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome यानी एक मेल में लड़कियों जैसे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। Such individuals show feminine characters यानी कि फीमेल के कैरेक्टर्स। इसी को गायनेकोस्टोमैकिया कहते हैं, ना रिस्टेराइड की कभी भी बच्चे नहीं बन पाएगा। Due to these disorder, the woman was prescribed MTP, इसलिए फीमेल को MTP प्रेस्क्राइब की गई कि भाई आप करा लें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, How do the following contraceptives act to prevent unwanted pregnancy in human? तो unwanted pregnancy के लिए आप IUDs का यूज करिए, सहेली का यूज करिए। ओके, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपसे IUDs का एग्जांपल मांगे तो कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 270 कर सकते हैं। हार्मोन यूजिंग IUDs में आ गया, देखो LNG-22। आयंस वाले में आ गया तो कॉपर का ले लीजिए, अगर हार्मोन यूजिंग में आ गया तो हार्मोन यूजिंग में LNG-22 ले लीजिए। See, increase phagocytosis of sperm, अभी बता रहे क्या करता है, phagocytosis of sperm करता है। थोड़ा सा इसको इंगेज कर दो, पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा एमटीपी के बारे में जो मैंने बताया आपको। चलिए आगे देखते हैं। इंक्रीज द फाइब्रोसाइटोसिस, क्यों आईयूडीज का, सहेली पिल्स का क्या फायदा, सहेली पिल्स के फायदे क्या है, कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल कंपोनेंट, एक बार लेना है हफ्ते में, कितनी बार बता चुका हूं, हैज हाई कंसेप्टिव वैल्यू विद फेवर साइड इफेक्ट्स, इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये तो चला गया हमारा पूरा अभी तक ह्यूमन हेल्थ में एमटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि वादा किया है हमने कि टॉपिक पे क्वेश्चन चलेगा, तो टॉपिक पे चलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, इनके पहला एसटीडीज का पहले मैं आपको खुल के बताता हूं। एसटीडीज इज अ डिसीज व्हिच इज एंटर आवर बॉडी ड्यूरिंग टू कॉपुलेशन, ड्यूरिंग टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटीमेसी। तो जब कभी भी अनप्रोटेक्टेड या किसी भी अफेक्टेड पर्सन से आप कॉपुलेशन करते हैं, ऐसी कंडीशन पे इंटरकोर्स करते हैं, ऐसी कंडीशन पे आपको खतरा है, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि बहुत खतरनाक डिसीजेज है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। अगर इसको जानना है तो मेरे लेक्चर पे चले जाइएगा, लेक्चर में एसटीडीज वाला देख लीजिएगा। तो नेम द एसटीडी व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड। कंटामिनेटेड ब्लड से भाई वायरस भी पहुंच सकते हैं, बैक्टीरिया भी पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला जो फेमस बीमारी हो तो एड्स है, दुनिया पे कब्जा किया था एड्स ने, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारे कंटामिनेटेड ब्लड से बाहर जाते हैं भाई साहब। चलिए 2 मार्क्स पे आ जाए। तो 2 मार्क्स पे जब अगर चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन मिलता है क्या, थोड़ा सा पहले आपको जूम कर दिया जाए जिससे चीजें आप अच्छे से देख सकें। Intracytoplasmic sperm injection ICI and gamete intrafallopian transfer
आर टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो ये उनके लिए दिया जा रहा है जो बेचारे कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पाते, उनके लिए भी सुविधा करी गई है। अभी तक तो हम लोग MTP करा रहे थे, अब हमें बेबी कराना है तो उसके लिए भी कुछ मेथड होना चाहिए एज ए डॉक्टर। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, इसी को हम बोल सकते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए नाम से अगर आप देखेंगे तो क्या, अब मान लीजिए इनफर्टिलिटी के कुछ केसेस क्या होते हैं, मान लीजिए किसी में स्पर्म काउंट कम है, किसी के फैलोपियन ट्यूब का रास्ता सही नहीं है, ऐसी कंडीशन पे डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज किए गए हैं कि आप बेबी कंसीव कर सकें। तो नाम से अगर देखेंगे तो हमें सबसे पहली बात, अगर एक मेल में स्पर्म काउंट कम है और फीमेल का ट्रैक गड़बड़ है तो आपको फर्टिलाइजेशन बाहर कराना पड़ेगा। और जब आप फर्टिलाइजेशन बाहर कराते हो उसी को आप बोलते हो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF इज अ कॉमन टर्म, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सब कुछ आ जाता है, हमारा गिफ्ट, हमारा जिफ्ट, हमारा ICSI, ये सारी चीजें आती हैं। यानी जब आप किसी लैब में फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो उसे हम टर्म बोलते हैं IVF, क्लियर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए देखते हैं उसमें क्या करें। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आपने एक ओवम ले लिया बॉडी से बाहर और हम आर्टिफिशियली स्पर्म को इंजेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पर्म में पावर नहीं है तो हम आर्टिफिशियल स्पर्म के न्यूक्लियस को ओवम में एंटर कराएंगे जिससे क्या बन सके, जाइगोट बन सके। अब जब ये जाइगोट बन जाएगा तो इस जाइगोट को हम क्या करें, इस जाइगोट को हम फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। अब देखिए अगर आपने उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया तो आप इसे टर्म देंगे जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आप चाहे तो यूट्रस में डालें, आप चाहे तो यूट्रस में डालें या फिर आप फैलोपियन ट्यूब में डाल दें, ट्रैक से चला जाएगा। तो अगर स्पर्म फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, तो आपने ओवम ले लिया बाहर, स्पर्म ले लिया, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया ओवम में आर्टिफिशियली एंड देन आपने उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। फैलोपियन ट्यूब में मोरला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा एंड दैट लास्ट में क्या होगा, यूट्रस में जाएगा। तो वहां पर टर्म यूज करते हैं जिफ्ट। याद कर लीजिए जो चीज मैंने बता दी है, जिफ्ट। गिफ्ट कब होगा, जब हम फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट ना एंटर करें, फैलोपियन ट्यूब में गैमीट पहुंचा रहे हैं, हमारा स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है, ओवम हमारी तैयार है, लुढ़कती हुई आ रही है, लेकिन हमारा स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है। और जब स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हमने स्पर्म को आर्टिफिशियली पहुंचाया, कहां पर पहुंचाया, हमने पहुंचाया फैलोपियन ट्यूब। और तब हमने टर्म यूज कर लिया गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, दो अलग टर्म, मतलब चाहे नाम पे जाएंगे आपको सब मिल जाएगा। गैमीट ट्रांसफर कर रहे हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर आप जाइगोट कर रहे हैं तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, हाउ इज वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब आप ऐसा दे सकते हो डिफरेंट। जब आप स्पर्म के न्यूक्लियस को इंजेक्ट करा रहे हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि ये हम गैमीट ही इंजेक्ट करा रहे हैं सीधे आपके कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। आंसर देखिए, रीड करिए। Ovum from a healthy donor female is transferred to a female who cannot produce ova but can provide suitable environment for fertilization। अब जो लेडी ओवम नहीं बना पा रही है ना, ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, उसके लिए हमें जिफ्ट करना पड़ेगा, जाइगोट या गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। While the intracytoplasmic sperm injection, the fertilization is done in vitro by injecting sperm directly into the ovum from a donor female under stimulated condition. The embryo is thus formed laboratory and last transferred to the uterus of fallopian tube। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर रीडिंग कर लीजिए सही से। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, द ओवम फ्रॉम अ हेल्दी डोनर फीमेल इज ट्रांसफर्ड टू अ फीमेल। किसी भी हेल्दी डोनर फीमेल से लेंगे ओवम, कुछ लेडी में ओवम बन नहीं पा रहा है, ओवम जब बनेगा नहीं तो दूसरी लेडी से ओवम लेकर के भेज दिया हमने, कॉपुलेशन की नीड नहीं है, ओवम को पहुंचाया फैलोपियन ट्यूब पे और स्पर्म का इंजेक्शन हुआ, अपना हमारा क्या हो गया, इससे आपने गिफ्ट कह दिया। और जब साइटोप्लाज्म में हम स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करा रहे हैं तो वो हमारा हो गया ICSI। नेक्स्ट, द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड जिफ्ट, हाउ इज इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर टेक्निक देखिए लिखा होगा, IUT इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर है एंड जिफ्ट। जिफ्ट में क्या होगा, जाइगोट को आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। और देखिए IUT में क्या करेंगे, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमा। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि कब IUT करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड कर लीजिए,
कब आईयूटी करनी चाहिए? तो जब वो मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स का हो जाए, 8 सेल्स बन जाए, उससे ज्यादा हो, तभी वो आपके इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर होगा, यानी यूट्रस में ट्रांसफर होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं यूट्रस में, तो यू से यूट्रस ले लीजिए। यहाँ पर इंट्रा मतलब होता है अंदर, यूट्रस ट्रांसफर, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर होता है यूट्रस में, लेकिन कब? क्वेश्चन है 8 ब्लास्टोमर्स से ऊपर की सेल्स हो जाए। नेक्स्ट आ जाएंगे, गिव एनी 2 रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के 2 रीजंस क्या है, देखिए जरा। इनफर्टिलिटी के 2 रीजंस, अगर आप इनफर्टिलिटी के 2 रीजंस देखेंगे तो ओवा फ्रॉम द वाइफ ऑफ अ डोनर फीमेल एंड द स्पर्म फॉर हस्बैंड। चलिए ऊपर देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी। द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, यंग पीपल कैन बी फिजिकल कंजेनाइटल डिसीज। फिजिकल मतलब कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेनाइटल मींस कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जिसका स्पर्म बन ना रहा है, स्पर्म के न्यूक्लियस सही से नहीं बन पा रहा है। यूजिंग ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ये सब इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं। करेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज प्रोन टू सच कपल्स, एक्सप्लेन दिस स्टेप। टेस्ट ट्यूब बेबी को ही दूसरा नाम देते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो ओवा फ्रॉम द, वही क्वेश्चन देखिए, ओवा फ्रॉम अ वाइफ और अ डोनर फीमेल। डोनर फीमेल, जब आप ओवा ले रहे हैं तो आप करते क्या कर रहे थे? आप कर रहे थे गिफ्ट। तो यहाँ पर आ गया आंसर आपका गिफ्ट से रिलेटेड, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, एंड आप क्या कर सकते हैं? एम्ब्रियो इज देन ट्रांसफर, एम्ब्रियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए वहां पर द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर डन बाय 2 वेज, या तो आप जाइगोट या फिर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर्स पर ट्रांसफर करें, गिफ्ट हो गया, या फिर आईयूटी करिए। आईयूटी मतलब इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर करिए, या तो जाइगोट ट्रांसफर कर दीजिए उनमें, या फिर उनके यूट्रस में हमारा जाइगोट ट्रांसफर करें, 2 जगह ट्रांसफर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो आगे चलते हैं हम। A couple where both husband and wife are producing functional gamete, दोनों functional gamete दे रहे हैं, but the wife is still unable to conceive। अब उनके यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। Is seeking medical aid, describe any one method that you can suggest to this couple to become happy parents। In case of both husband and wife are producing, दोनों अच्छे दे रहे हैं लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं सही है, ऐसी कंडीशन पे आप क्या करते हैं? गैमीट्स फ्रॉम बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर कलेक्टेड, दोनों से ले लिया, इसको हम करेंगे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। As fertilization takes place outside the female body, it is referred to as in vitro fertilization। देखिए हम आगे, then the zygote or embryo then earlier either transfer to fallopian tube or transfer in the uterus। अब 8 ब्लास्टोमर्स तक है तो आप उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, नहीं 8 से ज्यादा हो गई है तो आप उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। अगर फैलोपियन में ट्रांसफर करते हो उस ब्लास्टोमर को तो आप क्या टर्म लिखते हैं? जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर आप ये यूट्रस में करते हैं तो टर्म यूज करते हैं आईयूटी। तो ये भी दिमाग की बात है कि 8 ब्लास्टोमर से ऊपर जाएंगे, ज्यादा हो गई है तो यूट्रस में करना पड़ेगा, और 8 ब्लास्टोमर से कम है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू मेथड टू असिस्ट रिप्रोडक्टिव। क्वेश्चन घूम के आ गया फिर से, इसके लिए मैं लिखूंगा आर। 2 मेथड है जिसके थ्रू, देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मींस जो आप यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, तो असिस्टेड ART का नाम याद रखिएगा, एक्सपेंड फॉर्म पूछ लेता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट हैज हेल्प्ड चाइल्डलेस कपल। क्या मेथड है? टेस्ट ट्यूब बेबी कर लीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी जहां पर आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं उसके लिए, तो एक मेथड तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के लिए कह रहा है, दूसरा मेथड देखिए क्या कहता है। दूसरे मेथड की बात करेंगे, दूसरे मेथड की बात करेंगे तो एम्ब्रियो इज देन ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस। एक तो आप IVF कर लें, टेस्ट ट्यूब बेबी कर लें, जाइगोट को अपने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर लें, नहीं तो फिर आपको यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा और वो बन जाएगा इंट्रायूटेरिन, ओके, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर IUT। देन पहला क्वेश्चन था ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, आप बाहर एनवायरनमेंट में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराएंगे एंड देन एम्ब्रियो को आप ट्रांसफर करेंगे बॉडी में। तो ये आपका ICSI, 2 मेथड याद कर लीजिए, IVF उधर, ICSI कर लीजिए।
5 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन रखा गया है। तो क्वेश्चन इज हाउ आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हेल्पफुल टू ह्यूमंस। देखिए थोड़ी बाद में बात आ जाएगी कैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ह्यूमंस को। अरे भाई हेल्प कैसे कर रहे हैं, जो बेचारे कपल्स हमारे जिनके जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी एक वरदान की तरह है। हाउ आर जिफ्ट एंड गिफ्ट डिफरेंट। तो जिफ्ट एंड गिफ्ट में क्या बताया था, जेड यानी जाइगोट, और जाइगोट जब आप कहाँ डालें, फैलोपियन ट्यूब में। जब जाइगोट आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, और गिफ्ट क्या है, जब आप गैमीट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक तरफ जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो रहा है तो जिफ्ट हो गया, एक तरफ गैमीट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो रहा है तो गिफ्ट हो गया। इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को आपने समझा तो अच्छे से, लेकिन आपको ये भी समझना है कि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज, ये क्वेश्चंस आपको लर्न होने चाहिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। और हम फिर से एक नए चैप्टर पे टॉपिक वाइज फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी सीरीज खत्म करने के बाद हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस सब लेक्चर्स के लेने के लिए भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर और लाइक करना पड़ेगा हमारा चैनल आरटी अकेडमी को। और मैं तो आपको मिलूंगा हमारे टीचर नागेंद्र साहू। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब के लिए बाय बाय।